देखो नवपाषाण काल, इससे पहले वाले वीडियो में अपन चर्चा की थी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नवपाषाण काल के कुछ फैक्ट है, तथ्य जो थे उनके बारे में समझने की कोशिश की थी। जैसे ल्यूबोक ने क्या कहा नवपाषाण काल के बारे में और गार्डन चाइल्ड्स ने क्या कहा नवपाषाण काल के बारे में और ये माइल्स बर्किट ने क्या कहा नवपाषाण काल के बारे में, इसकी है जो चर्चा अपन ने की थी। और अब नवपाषाण काल यानी कि नवपाषाण काल की स्थिति के बारे में अपन जानेंगे। अब अपन करेंगे नवपाषाण काल क्या, नवपाषाण काल को इसको विश्व के संदर्भ में देखेंगे, यानी कि नवपाषाण काल को विश्व के संदर्भ में विश्व के संदर्भ नवपाषाण काल विश्व के संदर्भ, नवपाषाण काल की विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति रही उसके बारे में अपन देखेंगे। थोड़ा सामान्य जानकारी, क्यों कि नवपाषाण काल आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो भारत के बारे में दे रखा है, लेकिन आपको सामान्य जानकारी है जो विश्व के संदर्भ में भी होनी चाहिए नवपाषाण काल के लिए। तो विश्व के संदर्भ में यदि बात की जाए नवपाषाण काल के बारे में तो ऐसे क्या साक्ष्य है, कौन कौन सी जगहों से साक्ष्य ये जो मिले हैं प्राप्त हुए हैं, तो ये विश्व में ऐसे कौन से प्रमाण साक्ष्य औजार उपकरण जो भी है चीजें नवपाषाण काल की प्राप्त हुई है, उस प्राप्त औजार उपकरणों के आधार पर है जो नवपाषाण काल की स्थिति विश्व में किस प्रकार से रही और किस किस जगह में विश्व में कहां किस जगह से क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में जानकारी करेंगे। नंबर 1, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश। पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश, पूर्वी भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, इस भूमध्य सागर में जो जितने भी प्रदेश आ रहे हैं मुख्य वहां से नवपाषाण काल के कौन कौन से उपकरण औजार क्या प्राप्त हुआ है। जैसे यूनान की बात करें, यूनान जैसे तुर्किस्तान जैसे सीरिया, जैसे एशिया माइनर, जैसे ईरान, जैसे ईरान आदि से नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कृषि किस प्रकार की रही होगी, उपकरण और पशुपालन, कृषि, पशुपालन और उपकरण और साथ में व्यापार। तो यहां कृषि करना आरंभ कर दिया, उपकरण तो थे ही, किस प्रकार के उपकरण मिले, पशुपालन किस प्रकार से हो रहा था, व्यापार
व्यापार का कौन सा मुख्य केंद्र था और किस प्रकार से व्यापार हो रहा था, किसका व्यापार हो रहा था, उसके बारे में देखेंगे। पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया की यदि बात की जाए, पश्चिमी एशिया की यदि बात की जाए तो पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया में नवपाषाण कालीन संस्कृति, नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए, जो जेरिको नामक जगह है जॉर्डन में एक जेरिको नामक जगह है। यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, 9000 बीसी प्राचीन 9000 प्राचीन कृषि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पश्चिमी एशिया में एक जगह नाम है जेरिको जो है जॉर्डन में पड़ रहा है और यहां से 9000 बीसी के प्राचीन साक्ष्य है जो मिले हैं। ये नवपाषाण काल के कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से, यहां से। ये जगह कहाँ है, जॉर्डन में। जॉर्डन कहाँ है, पश्चिमी एशिया में पड़ता है। यदि जेरिको जॉर्डन, तो यहां 9000 बीसी के साक्ष्य में क्या मिला, पशुपालन एवं कृषि, यानी कि पश्चिमी एशिया में एक जगह जेरिको से ज्ञात हुआ कि यहाँ के लोगों ने, यानी कि नवपाषाण काल के लोगों ने 9000 बीसी में, यानी कि 9000 ईसा पूर्व में पशुपालन और कृषि करना आरंभ कर दिया था। दूसरी बात, उपकरण यहाँ से एक मिला है घास काटने का हंसिया, घास काटने का छोटा सा हंसिया है जो प्राप्त हुआ है उपकरण में। ईरान की यदि बात की जाए,
ईरान की यदि बात की जाए, ईरान में एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है शालक। शालक ये गांव है, ये क्या है? गांव है। ईरान में एक शालक नामक गांव से क्या मिलता है? क्या मिलता है? कृषि, पशुपालन, कताई बुनाई, और क्या मिला? मृदपान। तो शालक नामक एक गांव है जहां से कृषि करने के प्रमाण मिले, पशुपालन प्रमाण मिले, कताई बुनाई के प्रमाण मिले, यानी कि धागे से कपड़ा बनाना सीख गए थे नवपाषाण काल के मानव, और मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर बनाए गए। ये जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलते हैं? ईरान में, और ईरान की एक जगह है शालक नामक गांव से प्राप्त होते हैं। मिस्र में यदि देखा जाए, मिस्र है वो नील नदी के किनारे है। मिस्र नील नदी के किनारे एक जगह का नाम है, फायूम। एक जगह का नाम है फायूम नामक स्थान से क्या मिलता है? फायूम नामक स्थान से क्या मिलता है? पोलिश दार कुल्हाड़ी। और क्या मिलता है? तकली, करघे, और क्या मिलता है? अनाज को सुरक्षित रखने के गड्ढे। तो मिस्र में एक जगह का नाम है फ्यूम, जहां से पोलिशदार कुल्हाड़ी नवपाषाण काल के मनुष्य की सबसे मुख्य जो विशेषता है उपकरणों को लेकर के, तो ये विशेषता रही कि उसने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था अभी तक साधारण उपकरणों, यानी साधारण है जो उपकरणों या औजारों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन यहाँ नवपाषाण काल के मानव ने अब अपने औजारों को सुंदर बनाने के लिए, सुडोल या अच्छा बनाने के लिए पॉलिश करना आरंभ कर दिया, यानी कि उनको घस करके सुंदर बनाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, यानी कि पॉलिश कला की जानकारी है जो उनको मिल गई। पॉलिश करने की कला उन्होंने विकसित कर ली। इस प्रकार का सबसे पहला जो प्रमाण
कुल्हाड़ी नामक उपकरण प्राप्त होता है। इसमें अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, काफी दिन तक चलने के लिए, अनाज खराब नहीं हो, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जमीन के अंदर कुछ गड्ढे खोदे गए, जिसमें अनाज को भर करके काफी दिन तक या लंबे समय तक जो सुरक्षित रखा जा सके। हारपून नामक औजार मिला, तकली नामक एक औजार मिला, करगा है जो आज का वर्तमान का चरखा आप कह सकते हो इसको। तो इस प्रकार के जो उपकरण है जो कहाँ मिस्र में प्राप्त किए गए, ये नवपाषाण काल में। तुर्किस्तान देखो, तुर्किस्तान में कहां से क्या मिला? तुर्किस्तान में एक पूरा स्थल है चताल अयूक। तुर्किस्तान यानी कि तुर्की में एक पूरा स्थल है चताल अयूक से क्या प्राप्त होता है? देखो, ये जो है व्यापारिक केंद्र था। नवपाषाण काल के व्यापारिक केंद्र की यदि विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले व्यापार करने के जो प्रमाण जो मिलते हैं वो तुर्की के चताल अयूक नामक स्थान से मिलते हैं। ये जो नवपाषाण काल का व्यापारिक मुख्य व्यापारिक केंद्र है जो रहा है। दूर दराज से व्यापारी यहाँ आकर के सामान यहाँ लाते और इकट्ठा करके यहाँ सामान आने के बाद में अन्य देशों में जाता वितरित होता। तो ये जो है नवपाषाण काल में व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो केंद्र मिलता है। साक्षी के रूप में हमें व्यापारिक केंद्र ये मिलता है। यहाँ से जैसे लाल सागर कोड़िया, सीरिया की यदि बात करें तो सीरिया से चकमक नामक पत्थर। तो सीरिया से चकमक नामक पत्थर, लाल सागर से कोड़िया, ऐसे कुछ है जो प्रमाण या इस स्थान अयूक स्थान से प्राप्त होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अन्य देशों से जो सामान यहाँ तुर्की में अयूक नामक स्थान पर ला करके यहाँ से व्यापारी जो लोग थे वो है जो अन्य देशों में या अन्य भागों में है जो यहाँ से पहुंचाया जाता था। ये आयात और निर्यात का मुख्य केंद्र रहा। ये नवपाषाण काल की बात है। तो नवपाषाण काल में व्यापार हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसकी पुष्टि है जो ये अयूक नामक जो स्थान तुर्की में है यहाँ से प्राप्त हो जाती है कि नवपाषाण काल में जो व्यापार का मुख्य केंद्र है जो अयूक रहा है। यहाँ से दूर दराज से सामान आया जाता था, यहाँ आयात निर्यात किया जाता था और यहाँ से देशों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता था। जिसमें दो उदाहरण आप देख सकते हो, यानी कि सीरिया से चकमक नामक पत्थर जो बहुत कीमती हुआ करता था और लाल सागर से कोड़िया लाई जाती थी।
देखो कोड़िया क्या होती है? कोड़िया, कोड़िया एक मुद्रा है। मुद्रा, कोड़िया, कोड़िया एक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। यानी कि सामान जो था, सामान जो था वो पैक तो होता होगा, किसी में पैक तो किया जाता होगा। तो उस पैक किए गए सामान को जिस स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उस पर एक ठप्पा लगाया जाता था। एक ठप्पा लगाया जाता था। उस पर कुछ उस समय के कुछ जो प्रतीक या फिर चिन्ह कह सकते हो, चिन्ह हुआ करते थे। तो वो ठप्पा उस सामान को पैक करके उसके ऊपर लगा दिया जाता था। और जब भी वो सामान वहां से रवाना होता था तो उस सामान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करे या उसको खोल करके उसमें से कोई निकाली वस्तु को कोई निकाली जाए या वस्तु की चोरी की जाए तो वो सील है जो उखड़ी हुई नजर आ जाती थी। यानी कि सील के साथ छेड़छाड़ किया हुआ पता चल जाता था। तो इस प्रकार से वो ठप्पा लगाया जाता था उस सामान को पैक करके, वो कि इस सामान के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और यदि छेड़छाड़ की गई है तो उसका पता है जो लग जाता था। तो इस प्रकार से वो एक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया गया वो कोड़िया, लेकिन मुद्रा नहीं थी। और रियल में क्या था, वास्तव में वो एक ठप्पा था जो सामान को पैक करके उसके ऊपर लगाया जाता था। और भूमध्य सागर से सीपियां भी यहां आया करती थी। कहां? अयूब में, यानी कि अयूब यानी तुर्की जो व्यापारी केंद्र था, यहाँ से भूमध्य सागर से सीपियां। और सीपियां क्या होती है भाई? सीपियां ये होती है कि जो समुद्र होता है, समुद्र में कुछ ऐसे कुछ वस्तुएं जो है पानी के अंदर मिल जाती है, और उसमें जो सफेद कलर की कुछ वस्तुएं होती है वो पक्की होती है। उसके अंदर कुछ जीव है जो ये जो सीपियां है जो सफेद होती है। और समुद्र में जब जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे पानी के अंदर में से समुद्र के किनारे आ जाती है, और वो एक पत्थर जैसी ही होती है, और वो है जो आभूषणों में उसका काम किया जाता था, काम में ली जाती थी, आभूषण बनाने के लिए काम में ली जाती थी। ये भी एक कीमती थी, इसका भी व्यापार है जो यहाँ होता था। तो सीपियां भूमध्य सागर से, सीपियां वैसे समुद्र में ही पाई जाती है, समुद्र से प्राप्त होती है। यूरोप की यदि बात की जाए, यूरोप में नवपाषाण कालीन संस्कृति, यूरोप में नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास कब से माना गया? तो ये 8000 बीसी से 3000 बीसी तक। यानी कि यदि यूरोप के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य 8000 से 3000 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। यहाँ यूरोप में ये यूनान में है क्रीट सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, यूनान की सभ्यता
मध्य यूरोप। तो क्रीट की सभ्यता से, यूनान की सभ्यता से, क्रीट, यूनान, मध्य यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप से नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष या साक्ष्य मिले। तो ये विश्व के संदर्भ में अपन देख रहे हैं नवपाषाण काल को। विश्व के संदर्भ में देख रहे हैं नवपाषाण काल को। चलो अपन इस नवपाषाण काल को नेक्स्ट क्लास में भारत के संदर्भ में देखेंगे। अभी विश्व के संदर्भ में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम नवपाषाण काल को भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे।